हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कोई मनुष्य जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके परिजन, उसके माता पिता खुशी से झूम उठते हैं। समय बीतता जाता है और वो मनुष्य जीवन का एक एक पड़ाव पार करता जाता है। एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब उस मनुष्य के इर्द गिर्द कई सवाल चक्कर काटने लगते हैं। ये सवाल कुछ इस तरह से हैं कि आखिर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है और उसके इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, दुनिया में आने के बाद हमारी खुद की पहचान क्या है, आखिर हम अपने जीवन से चाहते क्या हैं। कभी कभी हम इन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं तो कभी हम खुद को पहचानने और जानने में कामयाब हो जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब खोजने के अनेकों रास्ते हैं। इन अनेकों रास्ते में से एक आत्मिक शांति और मेडिटेशन का रास्ता भी हो सकता है। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी जिसमें खोकर हम खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन अगर खुद को जानना हो और आत्मिक शांति की चाह हो तो मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। वैसे तो मेडिटेशन के कई तरीके हैं, लेकिन मेडिटेशन करने का एक रास्ता मठों की तरफ भी जाता है। शांति की प्राप्ति के लिए ये मठ सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। भारत में इस तरह के कई मठ हैं जहां माता पिता की आज्ञा लेकर छोटी सी उम्र में भिक्षुक आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ऐसा ही एक मठ सुंदर प्राकृतिक दृश्य और पहाड़ों की गोद में है जिसका नाम है पॉलपंग शेरबलिंग मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री में भी भिक्षुकों को शिक्षा दी जाती है और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कोरी में स्थित इस मोनेस्ट्री को और करीब से जानने नेट्रिक न्यूज की टीम पहुंची। हम मोनेस्ट्री पहुंचकर यहाँ के एक शिक्षक खेम्पो पेमा से मिले और उनसे इस मोनेस्ट्री के बारे में विस्तार से बात की। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ की अलग अलग व्यवस्थाओं को जाना, साथ ही इस बात को समझने की भी कोशिश की कि अपने इस जीवन में शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आइए हमारी टीम और खेम्पो पेमा के बीच की बातचीत के कुछ भाग हम आपको भी सुनाते हैं। एक्चुअली इस मठ का नाम पॉलपंग शेरबलिंग। पॉलपंग शेरबलिंग ये अभी 12वां स्टोबत जी उनका मठाधिकार, उनका ये मठ है। उन्होंने 1975 में वो यहाँ पधारे। उस समय ये बिल्कुल सुनसान था। उस समय रात को तो छोड़ दिन को भी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते थे, बहुत ही डरावना और इर्द गिर्द बिल्कुल घना जंगल था। तो वे यहाँ पधारे और उन्होंने यहाँ उचित समझा कि यहाँ एक मठ बनना चाहिए। तो उन्होंने 1977 में उन्होंने 1975 में यहाँ पधार कर उन्होंने भूमि देव के लिए भूमि पूजन मंगलाचरण की जी। फिर उसके बाद 1977 में उन्होंने यहाँ स्टार्ट शुरू किया, यहाँ मठ बनाना। इसके बाद खेम्पो पेमा ने बताया कि कैसे इस मोनेस्ट्री में भिक्षुकों को शिक्षा दी जाती है और इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से अलग अलग स्ट्रीम हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे कि भिक्षुकों को उचित शिक्षा दी जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मोनेस्ट्री का नालंदा यूनिवर्सिटी से क्या कनेक्शन है। अभी जहां हम यहाँ खड़े हैं तो ये है हमारा यूनिवर्सिटी, यानी कि हम तिब्बतन बोटी भाषा में से हम शेटा कहते हैं। शेटा मीन्स यहाँ पे ये हमारे भारत के श्री नालंदा में जो पढ़ाई दी जाती थी पहले जी, शांति देव और नागार्जुन और धर्मकीर्ति आदि, इन्होंने जो शिक्षा दी वहाँ पे माध्यमिका के बारे में और प्रज्ञा पारमिता के बारे में जी, तो वही शिक्षा जो हम यहाँ पे दी जा रही है जी। फर्क इतना है कि वो लैंग्वेज संस्कृत पे था और यहाँ पे अभी हमारी ये लैंग्वेज तिब्बतन में दी जाती है। तो यहाँ पे अभी जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, हमारे लगभग यहाँ पे 220 के करीब यहाँ पढ़ाई फिलॉसफी के बारे में 220 तरीके की 220। एक्चुअली हमारे इस शेरबलिंग मठ में लगभग 800-900 करीब भिक्षु यहाँ रहते हैं। अलग अलग पढ़ाई है, कोई तपस्या में है, कोई अभी हमारा
दवाई के बारे में, जैसे आयुर्वेदिक का आयुर्वेद, जी, सेम जी। हमारा भी ऐसी है जी तो उसके बारे में, और ज्योतिष के बारे में। जी। तो इस ब्रांच में वो लोग कम से कम 100 के लगभग हैं। वे अभी दवाई भी खुद बनाते हैं और सब कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे इस पे लगभग 220 शिक्षा अभी कर रहे हैं। पहले तो हमारे बेसिक पढ़ाई दी जाती है, जैसे हम जैसे ABC पढ़ाना, आ पढ़ाना, वर्णमाला स्टार्टिंग बिल्कुल। तो पहले वो पढ़ाई दी जाती है। हमारे वो बैक साइड पे है, वहाँ पे कम से कम 5-6-7 साल वहाँ लग जाता है। अच्छा, एज लिमिट क्या है सर उसकी? एज लिमिट ये होगा 4-5 से लेके 12-15-16 तक। अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जब खुद तय करता है कि उसे क्या करना है, तब वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाता है। खेम्पो पेमा ने आगे इसी बारे में बताया कि यहाँ शिक्षा लेने आए भिक्षुक खुद ही तय करते हैं कि आखिर वो आध्यात्म की तरफ जाएंगे या पूजा पाठ की तरफ। भिक्षुक अपने हिसाब से शिक्षा लेने की अपनी रुचि तय करते हैं। खुद भी मन करता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, शटर पे जाऊँगा और ये पढ़ूंगा। और किसी का मन करता है कि मैं पुजारी, यानी कि उस साइड पे हमारा पूजा के बारे में, यानी कि तंत्र के बारे में, मोस्टली तांत्रिक के बारे में वहाँ पढ़ाई दी जाती है। तो कुछ का मन वहाँ करता है और कुछ यहाँ पर शास्त्र और तंत्र सबके बारे में दी जाती है। पर वहाँ पे जो है वो पूजा पाठ भी, और पूजा पाठ किस तरह से की जाती है और किस तरह से उसका मेडिटेशन किस तरह की जाती है उसके बारे में। तो वहाँ से बच्चे अपना अपना मन कर लेते, मैंने इधर जाना है, उधर जाना है। और कभी हम टीचर्स लोग भी चूज कर लेते कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा माइंड जो है, तुम्हारा दिमाग जो है यहाँ पे काम करेगा। इस तरह से हम इधर उधर बांट लेते हैं और अपना अपना पढ़ाई। जाहिर सी बात है, एक गुरु जो शिक्षा देते हैं तो वो बच्चों को अच्छे से पहचान जाते हैं कि ये बच्चा किस दिशा में आगे जाएगा। जीवन में सफलता और शांति की हर किसी को दरकार है, और इनकी प्राप्ति के लिए भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतारना भी एक मार्ग दिखता है। खेम्पो पेमा ने आगे की बातचीत में बताया कि उनका ये मठ गौतम बुद्ध का अनुकरण करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भगवान बुद्ध ने किया, हम बस उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। खेम्पो पेमा ने बताया कि एक बच्चे के मन में जब ये बात आती है कि उसे भिक्षुक बनना है, जब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, तब वो अपने घर वालों और माता पिता से आज्ञा लेकर घर से निकल मोनेस्ट्री में आकर शिक्षा ग्रहण करता है। कर्स तो वो पहले जब उसका मन चाहे कि मैंने भिक्षु बनना है, तो वो अपने माता पिता को बोलते कि मैंने भिक्षु बनना है। तो माता पिता का आज्ञा मिलने के बाद वो यहाँ आ जाते हैं और भिक्षु बन जाते हैं। उसके बाद हम प्राइमरी स्कूल में रखते हैं उसको। उसके बाद उसका पढ़ाई के अनुसार। तो भिक्षु में जैसे आम जीवन जैसे नॉर्मल आदमी का होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, बच्चे तो वो नहीं होता उनका कभी? नहीं, अगर वो भी उसके मन के अंदर अगर वैराग्य प्राप्त हो जाए, उत्पन्न हो जाए इस संसारिक से, ये दुख का सागर है, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसा हमारे गौतम बुद्ध जी, वो पहले सिद्धार्थ थे, उनका सब कुछ हुआ, विवाह हुआ, पुत्र राहुल हुआ, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़कर, जब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुए तो वो सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ चले सत्य के मार्ग खोज के। बिल्कुल। तो सेम यही है हम उनके फॉलोवर्स हैं, जो उन्होंने किया हम उन्हीं के रास्ते पे चल। आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की है। खासकर भारत के कई छोटे बड़े शहरों में तो पर्यावरण से संबंधित बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे में ये मोनेस्ट्री हमें सिखाता है कि आखिर कैसे पर्यावरण को शुद्ध और अपने आसपास सफाई का वातावरण बनाया जा सकता है। खेम्पो पेमा ने बताया कि मोनेस्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके अलावा हर साल दलाई लामा के जन्मदिन के शुभ मौके पर पौधे भी लगाए जाते हैं ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे। इसके अलावा इस मोनेस्ट्री में शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। आपका नाम है मिस्टर खेम्पो पेमा। खेम्पो एक उपाधि होती है जैसे जो टीचर्स को दी जाती है एक पढ़ाई के बाद, क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ जी, जैसे श्री नालंदा में आचार्य जी और उपाध्याय, अब उपाध्याय को हम खेम्पो कहते हैं, आचार्य उनको हम लोपन कहते हैं बोटी भाषा में जी। तो वही नाम यहीं पे दी जा रही है जी। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो बच्चे हैं तो उनका जैसे खाना वगैरह वो बिल्कुल आई थिंक सादा और प्योर वेजिटेरियन होता होगा? बिल्कुल सादा प्योर वेजिटेरियन। हमारे लंगर पे कोई आपको वो
मुश्क तक नहीं आएगा, उसके बिल्कुल क्लीन जी। प्योर वेजिटेबल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी हम जहाँ भी पूरे रास्ते आए और हमने देखा कंस्ट्रक्शन भी हो रहे थे, लेकिन कहीं भी हमें गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। हाँ, और यहाँ पे हम पर्यावरण के बारे में हम बहुत जोर दी जाए यहाँ पे। अभी आपने बोला कि यहाँ कहीं भी आपको नहीं मिला, ढूंढ के भी शायद नहीं मिला, हमें कहीं नहीं मिला। लाइक सामान आपको सारा मिलेगा, खाना आपको जो आप खाना एक अच्छी जगह पर कहीं खाते हैं वो भी खाना आपको मिलेगा, लेकिन गंदगी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हम हर साल यहाँ पे पेड़ उगाते हैं, जैसे दलाई लामा जी का जन्मदिन और हमारे ताइस्टुबा जी का जन्मदिन और हमारे हिज ऑनर्स कमापा के, हिज ऑनर्स दलाई लामा के, जब भी उनका जन्मदिन आएगा और कुछ कोई स्पेशल डेज आएगा तो हम उस टाइम पेड़ पौधे उगाते हैं। खेम्पो ने विस्तार से बताया कि कैसे इस पूरे यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाके और जंगलों की सफाई की जाती है। कुल मिलाकर खेम्पो कहना चाहते थे कि यहाँ हर एक जगह पर सफाई बनी रहे, इसका यहाँ खास ध्यान रखा जाता है। इस यूनिवर्सिटी में पर्यावरण को लेकर जागरूक भी किया जाता है और शिक्षा लेने आए भिक्षुकों को बताया जाता है कि आखिर कैसे पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। वैसे तो हमारे रोज सफाई होता है, अपना अपना ब्रांच का कुछ टीम्स रखा है हमने 5-10 जी। वो हर रोज करते रहेंगे और महीने में एक बार जितना हमारे यहाँ मंक्स है कम से कम 700-800, तो सब इस मंदिर के इर्द गिर्द पूरा घूमेगा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। जी। जंगलों में जाते हैं हम, जंगलों से भी हम गंद उठाते हैं। अच्छा। और उसको उसके बाद हम रिसाइकल के लिए हम यहाँ जमा करते हैं और सारा रिसाइकल करते हैं। पर्यावरण के लिए हम पहले 700 जितना भिक्षुगण है हमारे यहाँ पे 700-800 सब यहीं पे जमा होते हैं और यहाँ पे एक कोई टीचर्स या कोई भी स्टाफ जिसको पर्यावरण के बारे में नॉलेज हो वो शिक्षा दी जाती है, कम से कम स्पीच दी जाती है उनके द्वारा 15 या 20 मिनट। तो वो स्पीच हर महीना होता है। तो अभी हमारे किसी भिक्षु के अंदर मन में इतना बैठ गया कि वो जब वो कोई चॉकलेट खाएगा तो वो उसको फेंकने में उसके अंदर बिल्कुल एक डर सा या एक शेम सा फील, ग्लानि टाइप की कि हम ये बिल्कुल। गंदगी कि हम कैसे इसको कहाँ हाँ जी, फेंकें। हाँ जी। मोबाइल फोन, कई तरह की सुख सुविधाओं और घर को छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपनाने वाले भिक्षुकों के लिए तपस्या गृह किस तरह से एक बेहद अनुकूल जगह है, इस बारे में खेम्पो पेमा ने कई तरह की जानकारी दी। अगर आप भी तपस्या गृह जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको भी ये जानना चाहिए कि आखिर तपस्या गृह के बारे में खेम्पो ने क्या बताया। हमारा तपस्या गृह जो है वो 3 साल 3 महीना 3 साल 3 महीने का होता है वो। तो वहाँ जाने के लिए फिर भिक्षुगण अपना अपना मन अपना सोच से वो जाते हैं। वो खुद चुनते हैं कि मैंने वहाँ जाना है, तपस्या करना है। तो वहाँ अंदर जो उनको ध्यान के बारे में जो शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल 100% श्री नालंदा से जुड़ी है। नरोपा नाम का वहाँ पर पहले महापंडित था, कम से कम ये 12,000 1,000 कम से कम ये 15-20 साल पहले की बात है। मारपा जी वो तिब्बत के तांत्रिक थे, वो तिब्बत से वो भारत में पधारे और उन्होंने सब शिक्षा ली यहाँ पे भारत पे आके। तो उन्होंने शिक्षा जो ली वो नारोपा जी और मैत्री मैटीबा बोलते हैं टिबेटन बोटी भाषा में, उन दोनों से उन्होंने जो है शिक्षा ली और वो तिब्बत पे ले गए। और तिब्बत से फिर अभी वो गुलाम होने के बाद अभी जितना भी हमारे भारत के अंदर या कहीं भी वो जो तपस्या करते हैं तो है तो अलग अलग परंपरा है, पर हमारे यहाँ पे जो है वो नरोपा जी और तिब्बत के मारपा लोसावा। अभी जो हमारे 12वां ताइस्टुबा जी है वो भी मारपा जी का निर्माण का है, उन्हीं का अवतार है, वे उन्हीं का अवतार है। तो जो नरोपा जी जो उनका एक मेन उनका जो प्रैक्टिस था वही प्रैक्टिस हमारे तपस्या के अंदर 3 साल 3 महीने में दी जाती है। इसकी एज लिमिट क्या होती है सर? इसका कोई एज लिमिट नहीं है। वैसे 15-16 से भी किसी का मन कर लेता है, वो अपना भाग्य है, अपना कर्म बताता है। ये जो है हमारा बिल्कुल एक स्पेशल है। वहाँ पर पूरा आपको 3 साल 3 महीना बैठना पड़ेगा, अंदर ही, बिल्कुल बाहर नहीं। खाना पीना वहाँ लंगर लगा है, बाकी सब अपने रूम्स पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं।
तो 3 महीने बाद जब वो बाहर आते हैं तो मतलब आपके हिसाब से उनके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का, मतलब क्या बनते हैं? बहुत क्या चेंजेस आते हैं उनके अंदर, मतलब क्या ऐसा होता है? अगर उन्होंने 100% उन्होंने अगर वहाँ पर साधना बिल्कुल नियमानुसार नारोपा जी के नियमानुसार की होगा की है तो वो इनलाइटन हो जाएगा। ओके इनलाइटनमेंट नहीं भी बहुत सुधार आएगा उनके अंदर। ओके पहले से वो बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो लाइफ पर्सपेक्टिव या उसका जो भी हो, उनका सोच डिफरेंसेस बहुत होंगे सोच जो में, भी सारा रहने उसमें- में, जी, जी। चीज़ों में बहुत सोच है। कोई नॉर्मल आदमी भी इसको कर सकता है या मतलब जो आपके जो भिक्षु Monks जो होते है हैं। जो मॉन्क्स है खाली वही इसको कर सकते हैं? वैसे अभी तक तो हमारा मॉन्क्स पे ओनली मॉन्क्स बट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अगर उनके अंदर नॉलेज हो वो करने का, अगर उनके मन के वहाँ अंदर कोई आके कर शक्ति हो सकते हैं। कर सकता है वो भी। 3 साल तक अभी तक नहीं हुआ पर कर सकता है, कर सकते हैं। अभी तक कोई नहीं आया कि कोई ले पे बोल मैंने भी ये करना है मुझे यहाँ छोड़िए, अभी तक वो नहीं है पर कर तो नहीं कोई अंदर से इच्छा चाहे तो फिलहाल कर सकता है। तो ये थी खेम्पो पेमा से हमारी बातचीत, जिसमें उन्होंने हमें पॉलपंग शेरपलिंग मोनास्ट्री के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी दी, जिससे हम जान पाए कि आखिर किस तरह हम शांति की तलाश को इन मठों में जाकर खत्म कर सकते हैं और मन के एक कोने में शांति को भरकर खुद को पहचान सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।